हे गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। पिछले लेक्चर में हम लोग प्रोसेस की जो एट्रीब्यूट्स एंड कॉन्टेक्स्ट क्या होता है प्रोसेस की, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए अब देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है। अब आते हैं एक सिनेरियो में। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मेरा जो मेन मेमोरी है या रैम है, उसमें एक साथ बहुत सारा जॉब रहता है, जैसे J1, J2, J3 एटसेट्रा। तो अगर मैं मल्टीटास्किंग सिस्टम की बात करूं, उसमें क्या है, मेरे पास एक टाइम क्वांटम रहता है, फॉर एग्जांपल 2 नैनोसेकंड। यहाँ पे मेरा सीपीयू है। तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि हर एक जॉब को टाइम क्वांटम जितना टाइम तक सीपीयू में एग्जीक्यूट होने का मौका मिलता है। तो जैसे मेरे पास अभी अगर मान लिया कि 3 जॉब है, J1, J2, J3। जो मेरा J1 है, वो आएगा 2 नैनोसेकंड के लिए सीपीयू में। उसमें वो 2 नैनोसेकंड सीपीयू टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद चला जाएगा। उसके बाद फिर से J2 आएगा। J2 जो है 2 नैनोसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर चला जाएगा। फिर J3 आएगा, 2 नैनोसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर चला जाएगा। फिर से जो है, फिर से J1 को मौका मिलेगा 2 नैनोसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होने में। तो अगर मैं थोड़ा-सा ध्यान से देखूँ कि मान लिया कि मेरा जो है ये J1 है, इसमें मेरा 5 लाइन का कोड है, और अभी जो है मेरा जो J1 है, ये गया है सीपीयू के अंडर एग्ज़ीक्यूट होने में। ये पहला लाइन एग्ज़ीक्यूट कर पाया, दूसरा लाइन एग्ज़ीक्यूट कर पाया, और तब तक जो है 2 नैनोसेकंड ओवर हो गया। तो इससे क्या होगा कि J1 को सीपीयू छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद वाला जो प्रोसेस है, उसको सीपीयू में आने का मौका मिलेगा। इसमें क्या होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, वो स्टोर करके रखना पड़ेगा, ताकि J1 नेक्स्ट टाइम जब आए, सीपीयू को पता रहना चाहिए कि वो कहाँ तक एग्ज़ीक्यूट किया था और कहाँ से एग्ज़ीक्यूट करना है। या अगर मैं मान लिया कि एक नॉर्मल वैल्यू है A, जिसका वैल्यू जो है इस 2 लाइन के एग्ज़ीक्यूशन के बाद कुछ चेंज हो गया था। जैसे मान लिया कि 4 था, वो 5 हो गया। तो सीपीयू जब J1 नेक्स्ट टाइम सीपीयू में आएगा, तो सीपीयू को पता रहना चाहिए कि ए का जो वैल्यू है, वो 5 है। उसको जब नेक्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट करना है, उसको पता रहना चाहिए कि J1 को वो कौन सी स्टेट में छोड़ा था, ताकि उसी स्टेट से वो काम शुरू कर सकता है, ना कि एकदम पहले से फिर से उसको एग्जीक्यूट करना पड़े। तो J1 जब फिर से सीपीयू में आएगा, उसको जब मौका मिलेगा, तो सीपीयू को पता रहना चाहिए, या सीपीयू को पता लगना चाहिए कि J1 का जो स्टेट है, वो लास्ट टाइम क्या था, ताकि वो उसके बाद से एग्जीक्यूशन शुरू कर सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जब J1 सीपीयू छोड़ रहा है 2 नैनोसेकंड के बाद, जो J1 की जो करंट स्टेट है, वो सारे जो है सही से सेव होना चाहिए। और जब फिर से J1 सीपीयू में आए, ये वाले जो स्टेट है, ये वाला जो डेटा है जहाँ पे J1 की स्टेट इन्फॉर्मेशन सेव्ड था, वो रीलोड हो सके, और सीपीयू को पता चले कि कहाँ से मुझे एग्जीक्यूट करना है और मेरा करंट करंट स्टेट क्या है J1 की। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इसमें क्या होता है कि मान लिया कि मेरा जो है ये एक J1 है, और ये मेरा J2 है। तो मेरा जो है J1 एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर 2 नैनोसेकंड ओवर हो गया, तो फिर से मेरा सीपीयू में J2 आएगा। तो इस J1 की सीपीयू से निकलने के बाद और J2 का सीपीयू में आने से पहले, J1 का जो करंट स्टेट है, या जो अपडेट इसने किया है, वो सही से सेव होना चाहिए, और J2 का जो स्टेट है, वो रीलोड होना चाहिए, ताकि सीपीयू को J2 का करंट स्टेट पता चले, और J2 का सही जगह से उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो सके। सेम तरीके से J1 भी जब आएगा कभी सीपीयू में, तो उसके लिए भी J1 का जो स्टेट इसने सेव करके रखा था, वो रीलोड करेगा, और सीपीयू को पता चलेगा कि हाँ, J1 को मैंने किस स्थिति में छोड़ा था, तो वहीं से उसका एग्जीक्यूशन शुरू होगा। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है, जो जाने वाला जॉब है सीपीयू छोड़ के, उसका करंट स्टेट सेव होता है,
और जो आने वाला जॉब है उसका जो स्टेट सेव्ड था उसका रीलोड होता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो ये वाला जो डेफिनेशन है ये विकिपीडिया का है, यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया। इन कंप्यूटिंग ए कॉन्टेक्स्ट स्विच इज द प्रोसेस ऑफ storing the state of a process or thread so that it can be restored and resume the execution at a later point। जो मैंने एग्जैक्टली डिस्क्राइब किया कि अगर मेरा J1 जो है वो अगर CPU से बाहर जा रहा है तो J1 का करंट स्टेट जो है वो सेव करना है, ताकि J1 जब नेक्स्ट टाइम CPU में आए तो उसका जो एग्जीक्यूशन है वो सही जगह से और सही तरीके से शुरू हो पाए। तो दिस अलाउज मल्टीपल प्रोसेसेस टू शेयर ए सिंगल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया। J1 जब बाहर जाएगा और J2 जब अंदर आएगा CPU में, तो कैसे कैसे चीज़ों को मेंटेन करना है। हम लोग थोड़ा सा और डीप में देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विच का स्टेप्स क्या क्या है। तो ये हो गया मेरा J1 और ये है मेरा J2। J1 जो है वो CPU से बाहर निकलने वाला है और J2 जो है वो CPU में आने वाला है। कॉन्टेक्स्ट स्विच का जो पहला स्टेप है उसमें क्या होगा कि मोड स्विच जो है वो पहले तो यूजर मोड से कर्नेल मोड पे जाएगा यूजिंग मोड बिट। तो हम लोग ऑलरेडी डुअल मोड के बारे में देख चुके हैं डिटेल्स में, जो कर्नेल मोड है और यूजर मोड है उसमें कैसे मोड स्विच होता है। और तो कॉन्टेक्स्ट स्विच का पहला जो स्टेप है उसमें क्या होता है कि मोड स्विचिंग होता है। मोड स्विचिंग कैसे होता है? यूजर मोड से कर्नेल मोड पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो J1 है ये एक यूजर प्रोसेस है और हम लोग डुअल मोड ऑपरेशन में क्या पढ़ा था कि जो यूजर प्रोग्राम्स है वो यूजर मोड पे ही रन होता है। तो अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच करना है तो मुझे यूजर मोड से पहले कर्नेल मोड पे जाना है, मतलब जो मोड वो 1 से 0 में जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि अपडेट द पीसीबी ऑफ द करेंट प्रोसेस। इसका जो पीसीबी है उसमें मेरा जो एट्रीब्यूट सारा था, जैसे कि मेरा रजिस्टर हो गया, फाइल्स हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, एटसेट्रा, जितना भी सारे मेरे एट्रीब्यूट्स थे उसका मुझे वैल्यू जो है अपडेट करना है। उसके बाद क्या होगा कि मूव द पीसीबी ऑफ द करेंट प्रोसेस टू अप्रोप्रिएट क्यू। अगर मेरा जो प्रोसेस है उसे मैं सीपीयू से निकाल रहा हूँ तो उसे मैं फिर से रेडी क्यू या वेट क्यू या अगर कि जो अप्रोप्रिएट क्यू है वहाँ पे मुझे भेजना है, ताकि जो मेरा जो J1 जॉब है उसको फिर से मौका मिले सीपीयू आने की। तो वो वाले पीसीबी को मैंने अप्रोप्रिएट क्यू में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद सिलेक्ट अनदर प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। तो ऑब्वियसली अगर एक प्रोसेस को मैं सीपीयू से निकाल रहा हूँ तो मुझे दूसरा प्रोसेस देना ही है सीपीयू में। तो वो जो है कैसे प्रोसेस शेड्यूल करके मुझे कौन सी जॉब देना है वो डिसाइड करना पड़ेगा और दूसरे जॉब को जो है सीपीयू में भेजना है। और उसके बाद अपडेट द पीसीबी ऑफ द सिलेक्टेड प्रोसेस। तो फॉर एग्जांपल अगर J2 जो मेरा जॉब था वो पहले रेडी क्यू में वेट कर रहा था, तो उसका प्रोसेस स्टेट क्या रहा होगा पीसीबी में? रेडी। तो अगर जब मैं उसको सीपीयू में भेज रहा हूँ तो उसका जो प्रोसेस स्टेट वाला जो एट्रीब्यूट है उसको मुझे रनिंग में चेंज करना है। तो मुझे जो करंट प्रोसेस है उसका पीसीबी भी अपडेट करना है। उसके बाद मेरा अपडेट मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तो अगर प्रोसेस चेंज हो रहा है, जो रिस्पेक्टिव मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसको भी मुझे अपडेट करना है। उसके बाद ये सारे काम जब हो जाएगा तब मुझे क्या करना है कि कर्नेल मोड से फिर से यूजर मोड पे जाना है। इसका मतलब 0 से फिर से मुझे 1 पे जाना है। उसके बाद ही मेरा J2 का एग्जीक्यूशन शुरू हो पाएगा। तो ये हो गया स्टेप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। फिर से देख लेते हैं। पहले जो है मेरा मोड बिट जो है यूजर मोड से कर्नेल मोड पे आएगा। कर्नेल मोड पे आने के बाद मेरा जो सीपीयू छोड़ के जाने वाला जॉब है उसका पीसीबी को अपडेट करना है। अपडेट कैसे कैसे करना है? अगर रजिस्टर में उसने कुछ वैल्यू अपडेट किया है तो उसको मुझे अपडेट कर देना है। प्रोग्राम काउंटर में मुझे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होने वाला है एग्जीक्यूट उसका मुझे एड्रेस डाल देना है। जो फाइल्स है उसका नाम देना है। जो मेरा जो करंट स्टेट है वो रनिंग में था उसको मैं फिर से वेटिंग या ब्लॉक पे दे रहा हूँ, तो उसका जो स्टेट है उसको मुझे वेटिंग या ब्लॉक डालना है। तो मुझे ऐसे करके जो उसका जो पीसीबी है उसको अपडेट करना है। उसके बाद उसको एप्रोप्रिएट क्यू में डाल देना है। उसके बाद नया एक जॉब चूज़ करना है जिसको मुझे सीपीयू पे भेजना है। उसका भी पीसीबी को अपडेट करना है और मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को भी अपडेट करना है।
उसके बाद क्या करूँगा कि जो कर्नल मोड है उसको मैं यूज़र मोड पे ट्रांसफ़र कर दूँगा, ताकि जो मेरा J2 का एग्ज़ीक्यूशन शुरू हो सके। यहाँ पे तो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में, कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम डिपेंड्स ऑन द हार्डवेयर स्पीड। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है ये हार्डवेयर लेवल पे होता है। इसका जो स्पीड है ये हार्डवेयर पे ही डिपेंड करता है। दूसरा है कि ये एक ओवरहेड है। इसका मतलब इस टाइम पे हम लोगों का जो सीपीयू है ये कोई काम नहीं करता है। इसका मतलब बाकी जो रिसोर्सेस है उसका वेस्ट जाता है। वो खाली बैठा रहता है या आइडल है। तो इसलिए ये एक ओवरहेड है एंड सिस्टम डज़ नॉट परफॉर्म एनी यूज़फुल टास्क। इसको जो है हमें बहुत ही इंटेलिजेंटली मैनेज करना है, ताकि ये ना हो कि मैं बहुत बार-बार प्रोसेसेस को चेंज कर रहा हूँ। मेरा बहुत सारे जो टाइम है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ही बीत रहा है। तो उससे क्या होगा कि पुअर यूटिलाइज़ेशन ऑफ सीपीयू होगा, पुअर यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा। इसीलिए जो है जो मल्टीटास्किंग सिचुएशन में जो टाइम क्वांटम है, उसका जो वैल्यू है मुझे सही से सेट करना है। अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम क्वांटम रख दूँगा तो फिर उस टाइम क्वांटम का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि तब एक प्रोसेस आएगा वो पूरा-पूरा एग्ज़ीक्यूट होके चला जाएगा, तो फिर ये मल्टीटास्किंग सिनेरियो नहीं हो रहा है। और अगर मैं बहुत कम रख दूँगा, अगर मान लो कि मैं 1 नैनोसेकंड या 0.5 नैनोसेकंड ऐसे कुछ वैल्यू रखूँगा, तो ये होगा कि एक जॉब जो है वो सीपीयू में जाएगा और ज़्यादा कुछ एग्ज़ीक्यूट किए बिना ही वो सीपीयू से निकल जाएगा, फिर J2 चला जाएगा। फिर J3 चला जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि जॉब्स को सीपीयू में एग्ज़ीक्यूशन के लिए टाइम कम मिल रहा है, लेकिन जो ज़्यादातर टाइम जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ही बीत रहा है। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन ऑफ सीपीयू नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए टाइम क्वांटम को सेट करना है, या जो मेरा जो एनवायरनमेंट का जो पैरामीटर्स है उसको सेट करना है, ताकि जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ना हो। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप आज कुछ नया सीख पाएँ, और आपको अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।